हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं आंखों के बारे में। ये जो आप अपने आसपास की पूरी सुंदर सी दुनिया देखते हो ना, वो कैसे देखी जाती है, मतलब आंखों के अंदर आखिरकार होता क्या है। तो आज हम यही देखेंगे। तो लेकिन उससे पहले आप एक बार एनिमेशन देखो कि किस तरीके से हमारी आंखें काम करती है। एनिमेशन मैंने छोटा सा बनाया, वो देखो। लेकिन उससे पहले यार आप लोगों से एक शिकायत रही, यार लाइक नहीं करते, यार सब्सक्राइब नहीं करते। यार लाइक करो ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो पहले एनिमेशन देखो कि आंखें काम कैसे करती है। आईज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो आई का स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक स्फेरिकल बॉल। आपने देखी होगी, तो देखो स्फेरिकल बॉल होती है। अब इसके बाद में इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं कि किस तरीके से दिखती है। तो देखो आई बॉल इस तरीके से होता है। इसमें जो सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपको डोम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वो जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कॉर्निया। फिर इसके जस्ट नीचे होता है वो होता है आयरिस, जो कि कवर करता है इसके नेक्स्ट पार्ट को, जो कि यहाँ पर होता है लेंस। और फिर सबसे लास्ट में और सबसे बैक जहां पर की इमेज फॉर्म होती है वो होती है रेटिना। अब हम देखते हैं कि यार इमेज फॉर्मेशन आखिरकार होती है तो कैसे होती है। आप एनिमेशन से समझोगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये यहाँ पर क्या है कि कैंडल है। अब कैंडल है और इमेज फॉर्मेशन अब कैसे होगी वो देखो। सबसे फर्स्ट क्या होगा कि जो लाइट है वो फॉल करेगी कॉर्निया के ऊपर। तो वहां पर क्या होगा, सबसे फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा कॉर्निया के ऊपर। फिर उसके बाद में थोड़ी सी बेंड हो जाएगी अंदर की तरफ। फिर जो नेक्स्ट आगे जब ट्रेवल करेगी तो वो ट्रेवल करेगी लेंस में। जैसे लेंस में ट्रेवल करेगी तो वो देखना यहाँ पर फिर से क्या हो गई, वो फिर से बेंड हो गई और लास्ट के अंदर एक इमेज फॉर्म हो गई। तो ये जो इमेज है, आपने देखा कि इमेज तो उल्टी फॉर्म हो रही है, लेकिन हमें तो सब कुछ सीधा दिखाई देता है। तो ये अब सीधी कैसे होती है। तो ये जो इमेज यहाँ पर रेटिना के ऊपर मिली, इसको क्या करा जाएगा, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को ट्रांसफर करा जाता है। जैसे कि यहाँ पर इमेज फॉर्म हुई, इमेज फॉर्म होने के बाद में ब्रेन को ट्रांसफर करी जाएगी। फिर इसके बाद में ब्रेन जो है इस इमेज को सेंस करके हमें बताता है कि ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से, और हम आसानी से उसे आइडेंटिफाई कर। तो भैया कमेंट्स में बताओ कि कैसा लगा एनिमेशन। आई ना पूरी पूरी आंखों की जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो भैया एक इसी बात के ऊपर लाइक हो जाना चाहिए जिसने नहीं किया। अब देखो सीधी सी बात हम इसकी करेंगे कि हम इसके शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करेंगे। उसी के साथ में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, थ्योरी और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वो सब मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो सभी बातें ध्यान से सुनना। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर ये जो आंखें है ना, एक इकलौती आंखें नहीं होती। आपको तो बस पता है कि आईज होती है, जो कि आपने वीडियो में देखा होगा कि एक फैक्टर नहीं होता, इसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो जो इसका सबसे फर्स्ट जो आता है वो होता है यहाँ पर, इसका जो फर्स्ट आप बोल सकते हो कि एलिमेंट, वो होता है कॉर्निया। अब जैसे कि कॉर्निया की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी और इस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया। जब कभी भी अगर आप पढ़ो ना, तो आपको यही डायग्राम से पढ़ना है, क्योंकि है ना इससे ना आपको पूरा है ना स्ट्रक्चर याद हो जाएगा कि यार आंखें, आंख के अंदर रेटिना होता है, आयरिस होता है, कॉर्निया होता है। तो ये चारों की चारों चीजें आपको एक साथ याद हो जाएंगी। तो अब देखो कॉर्निया होता क्या है। बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये होती है कि थिन मेम्ब्रेन होती है, जो कि जिससे कि लाइट एंटर करती है। इस तरीके की उसकी शेप होती है, ठीक है। डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जो कि आंखों से थोड़ा बाहर निकला हुआ रहता है। फिर इसके बाद में जो आंखों से इमेज बनती है वो किस तरीके की बनती है, वो बनती है रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। देन फिर इसके बाद में इसका जो अगला एलिमेंट है वो होता है हमारे पास में आंख का, वो होता है रेटिना, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बेसिकली सबसे पहले जो आंख है वो कहां से एंटर करेगी, वो कर रही है कॉर्निया से एंटर। फिर उसके बाद में जब आईज उसके एंटर होगी तो इसके बाद में जो रेटिना के ऊपर पड़ती है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे लाइट शेल्स होते हैं। फिर ये इसको इमेज को देखते हैं, फिर उसका ब्रेन को भेजते हैं। फिर ब्रेन सेंस करके बताता है कि हाँ भैया तेरे सामने ये है, जो भी स्ट्रक्चर होता है वो सब यहाँ पर ब्रेन बता देता है। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, रेटिना एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है जिसके अंदर की जिसके ऊपर इमेज फॉर्म होती है। इमेज फॉर्मेशन किस पर होता है, वो होता है रेटिना के ऊपर। लेकिन यहाँ पर बात याद रखना कि जो इमेज है, आपने वीडियो में भी देखा होगा अभी, कि वो रियल और इन्वर्टेड होती है। अब जब रियल और इन्वर्टेड होती है तो हमें तो उल्टा तो दिखता नहीं कुछ भी, हमें तो सब कुछ सीधा दिखता है। तो वो जो सीधा करने का काम है वो काम करता है भैया हमारा ब्रेन। जैसे कि आपने देखा होगा ऑप्टिक नर्व से ब्रेन के पास में जाती है, फिर ब्रेन में करके वो इमेज सीधी हो जाती है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि डेलिकेटेड मेम्ब्रेन हैविंग द लाइट सेंसिटिव सेल। और ये जो है, ये मेम्ब्रेन के पास में लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, जिसकी वजह से लाइट को सेंस कर पाती है एंड कैप्चर इमेज एंड ट्रांसफर टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व को ये ट्रांसमिट कर दिया जाता है, रेटिना के ऊपर इमेज कैप्चर होती है, फिर वो ब्रेन को भेज दिया जाता है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है आइरिस। अब देखो आइरिस क्या है, यहाँ पर आइरिस एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है
दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। अब देखो ये प्यूपिल क्या होता है, बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी आंख में एक जो बड़ा सा डॉट होता है ना इस तरीके का, ये बड़ा सा डॉट ब्लैक वाला, तो ये तो होता है आइरिस, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा एक और डॉट होता है जो कि यहाँ पर होता है प्यूपिल। अब देखो प्यूपिल क्या होता है कि जो कि रेगुलेट करते हैं, जैसे किसी की वजह से होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि लाइट ज्यादा होती है छोटा हो जाता है, जब लाइट कम होती है तो ये बड़ा हो जाता है। ये आप कर सकते हो कि मिरर लेना और मिरर को है ना थोड़ा आगे और पीछे करना, तो भी जो प्यूपिल की साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगी। बहुत ही अच्छा लगता है, मैंने तो खुद से देखा था, इसलिए आप लोगों को भी बता रहा हूं। और प्यूपिल कंट्रोल एंड मतलब कि प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज एंटरिंग इन आईज। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, इसको बेसिकली आप इस तरीके से समझो कि आप एक बार है ना थोड़ी एक बुक है आप जिसे पढ़ रहे हो उसको थोड़ी आंखों के पास मिलाओ, ठीक है। अब जैसे आप उसको बहुत ज्यादा क्लोज लाओगे तो आप उसके अंदर क्लियरली नहीं देख पाओगे, लेकिन उसको थोड़ा जब दूर लेकर के जाओगे तो क्या होगा कि वो क्लियरली दिखेगा। तो मतलब कि आप दूर वाली चीजों को भी देख पाते हो और आप पास वाली चीजों को भी देख पाते हो। तो यही होता है कि यहाँ पर जो हमारी आंखों का जो लेंस है उसी की एबिलिटी को यहाँ पर कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो इसकी डेफिनेशन ये रहेगी, द एबिलिटी ऑफ अ आई लेंस टू फोकस नियर एंड द फार ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि आपने सबसे पहले तो अपने पास में रखे हुए पेन को देखो, फिर उसके बाद में चेयर को देखो, तो आपको है ना लेंस की जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो रही है। तो यही यहां पर होता है, ये होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। फिर इसके बाद में यहां पर आता है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप एक बहुत ही ज्यादा आइज के क्लोज में रहता तो आप देख नहीं पाते, तो यही होता है कि मतलब आप कितनी डिस्टेंस से देख पाओगे। तो ये जो डिस्टेंस होती है, जैसे कि अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन है जिसकी भी कोई भी आंख में डिफेक्ट नहीं है उसके लिए होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर वो क्लियरली देख सकता है। और मान लो कि जैसे कि उसका जो फार पॉइंट आप कहां तक देख सकते हो, आंखों की है ना कोई भी ऐसी शक्ति है ना आप कहीं तक भी देख सकते हो, ऐसा कोई भी फिक्स नहीं कि मतलब इन्फिनिटी तक देख सकते हो। अब ये कैसे, ये इसलिए है क्योंकि आपने स्टार्स देखे ना, अब स्टार जो है यार वो तो बहुत ही ज्यादा दूर है लेकिन वो हमें दिख रहे हैं। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि यार हमारी जो फार पॉइंट है ना इसका नियरेस्ट पॉइंट तो वो है 25 सेंटीमीटर, लेकिन फार है ना इन्फिनिटी है, बहुत दूर है, हम नहीं मेजर कर सकते उसे। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक बीमारी आती है, वो बीमारी आती है यहाँ पर कैटरेक्ट। अब देखो कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट एक बेसिकली बीमारी होती है जो कि है ना ओल्ड एज पीपल्स में होती है। याद रखना कि ये जो बीमारी होती है ओल्ड एज पीपल्स में, जिनके अंदर की क्या होता है कि उनका जो लेंस है, आइज का जो लेंस है वो है ना मिल्की कलर का या फिर क्लाउडी कलर का हो जाता है। तो आप लोग कमेंट्स में बताओ कि आपकी एज क्या है, मतलब भैया हम 17 के हैं, 18 के, जितने की भी जल्दी से बताओ। ये ऐसे मैं पूछता रहता हूं ताकि आप लोग है ना अच्छे से इसमें ध्यान से सुनते रहो इस बातों को, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं यहाँ पर डिफेक्ट ऑफ विजन। तो पहले डिफेक्ट ऑफ विजन का क्या करो यार, एनिमेशन देखो, एनिमेशन देखो कि किस तरीके के कितने डिफेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद में हम इसकी थ्योरी में बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं विजन के अंदर, की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो सबसे फर्स्ट तो होता है कि जो आइज की शेप है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर अलग अलग शेप होगी तो वो विजन को इफेक्ट करेंगे। अब जैसे कि नॉर्मल विजन के अंदर क्या होता है कि जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है रेटिना के ऊपर और उसका फोकल पॉइंट रेटिना पर होता है, तो सब कुछ क्लियर दिखता है। लेकिन अगर ये ही आई बॉल की साइज बड़ी होगी, देखो इस केस के अंदर, तो क्या होगा कि लेंस की साइज सेम है, सब सेम है, तो क्या होगा कि जो इमेज फॉर्म होगी वो तो पुराने वाली जगह पर ही होगी। तो क्या होता है कि जब आइज की साइज बड़ी हो जाती है तो फोकल पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है रेटिना से, तो रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बनती, इसीलिए सब कुछ ब्लर दिखाई देने लग जाता है और जो दूर की चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई देने लगती। तो अब इसको करेक्ट कैसे किया जाए, तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, आपने देखा होगा चश्मा पहनते, तो वो चश्मा होती है उसके अंदर कॉनकेव लेंस होता है। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है कि उस फोकल पॉइंट को वापस से रेटिना के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे कि एकदम से करेक्ट व्यू आता है और इस इफेक्ट को मायोपिया कहा जाता है। अब इसके बाद में मान लो कि ये तो साइज बड़ी थी, अब अगर मान लो कि आइज बॉल की जो साइज है वो हो जाए छोटी, तो अब क्या होगा कि जो इमेज फॉर्म होगी वो रेटिना के आगे फॉर्म होगी, जो कि यहाँ पर रेटिना के बाद में हो रही है। तो इस इफेक्ट को ठीक करने के लिए क्या होता है कि इस इफेक्ट को ठीक करने के लिए यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस काम में लिया जाता है, फिर से इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है, तो सब कुछ क्लियरली दिखना। सो एनिमेशन में आपको समझ में आ गया कि यार बेसिकली जो डिफेक्ट होते हैं किस लिए होते हैं कि एक तो आंख बड़ी हो जाती है या फिर एक आंख छोटी हो जाती है। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट आता है वो आता है मायोपिया। अब मायोपिया के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो इंसान होता है उसको जो दूर की चीज है मतलब फार नहीं दिखता उसको, उसका जो आंखें हैं उसकी साइज बड़ी हो जाती है और उसकी जो इमेज है, जैसे कि आंखों की जो साइज है वो यहाँ पर थी लेकिन वो अब मायोपिया होने के बाद में यहाँ पर चली जाती है, तो इमेज तो यहीं पर ही फॉर्म होगी ना, तो इसीलिए उसको क्या होता है कि धुंधला धुंधला दिखता है
दूर की चीजें। तो बेसिकली यहां पर इसकी आप डेफिनेशन ये लिखोगे, एग्जाम के अंदर आ जाएगी, व्हाट इज मायोपिया, तो आपको लिखना है कि अ पर्सन विद द मायोपिया कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। पास के ऑब्जेक्ट तो उसको अच्छे से दिखेंगे, लेकिन जो दूर की चीजें हैं वो उसको नहीं दिखेंगी। देन फिर इसके बाद में अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियर देन इंफिनिटी, क्योंकि उसका जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी से बहुत ही क्लोज आ चुका है, इसलिए वो नहीं देख पाता है। और फिर इसके बाद में इन मायोपिया आईज, यहां पर द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि कहां पर बनेगी, वो बनेगी इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। और ये डिफेक्ट किस वजह से होता है, इसके दो कारण होते हैं। सबसे पहले यहां पर होता है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, की आई लेंस जो है उसका कर्वेचर ज्यादा हो जाए। सेकंड रीजन होता है कि यार आंखें बड़ी हो जाए। मोस्टली स्टूडेंट्स के अंदर यही होता है कि उनकी जो आई बॉल्स हैं वो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाती है। जैसे कि नॉर्मल जो होते हैं उनकी आईज इस तरीके की हो जाती है, और जिसकी आंखें बड़ी हो जाती है उसकी आंखें इस तरीके की हो जाती है। तो यही होता है यहाँ पर, जिस वजह से मायोपिया होता है। देन फिर इसके बाद में जो डिफेक्ट है इसको भी सही किया जा सकता है। तो इसको डिफेक्ट को सही करने के लिए जो लेंस काम में लिया जाता है वो है यहाँ पर कॉनकेव लेंस को काम में लेते हैं, और जो कि एकदम से सुटेबल पावर का जो लेंस है उसको लेकर के आराम से दिखा दिया जाता है कि हाँ यार बच्चे को चश्मा वगैरह लगे रहते हैं, तो उनमें मेनली आपको कॉनकेव लेंस ही देखने को मिलता है। और मोस्टली सभी को मायोपिया ही होता है। जो नेक्स्ट डिफेक्ट है वो है हाइपरमेट्रोपिया। तो ये जो हाइपरमेट्रोपिया ने बेसिकली उनमें देखने को मिलते हैं जिनकी एज ज्यादा होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जिनकी एज 40 प्लस होती है या फिर 50 प्लस होती है, उनमें बेसिकली बीमारी देखने को मिलती है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो आई बॉल की साइज है वो क्या होती है, छोटी हो जाती है। आई बॉल की साइज छोटी हो जाती है तो इमेज जो है वो क्या बनती है, पीछे बनती है। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि ये तो मान लो कि ये है हमारा रेटिना, मैं इसको आर से लिख देता हूं, इमेज है यहां पर ये, ठीक है, आई से मैंने इसको लिख दिया है। तो इमेज क्या होती है, इसमें पीछे फॉर्म होती है, तो इसीलिए दिखता नहीं है। इसमें आपने देखा होगा कि जो बुढ़े लोग होते हैं, मतलब एज्ड जो लोग होते हैं, वो थोड़ा दूर करके पढ़ते हैं, वो इसी वजह से पढ़ते हैं क्योंकि उनको पास की चीजें क्लियरली नहीं दिखती। देन फिर इसके बाद में आप आते हैं कि अ पर्सन विद द हाइपरमेट्रोपिया कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। और उनको दूर की चीजें तो अच्छे से दिखती है लेकिन पास की चीजें नहीं दिखती। एंड अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द नियर पॉइंट फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट, जो कि होता है 25 सेंटीमीटर से उनका ज्यादा होता है। देन फिर इसके बाद में आता है यहां पर कि इन हाइपरमेट्रोपिया आई द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बियॉन्ड रेटिना, रेटिना से बाहर इमेज फॉर्म होती है इसीलिए नहीं दिखता। देन फिर इसके बाद में डिफेक्ट किस वजह से होता है, सबसे पहला तो यहां पर होता है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ आई लेंस इज टू लॉन्ग, आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए, या फिर यहां पर रीजन हो सकता है कि जो आई बॉल है वो स्मॉल हो जाए। इन दोनों में से कोई सा भी रीजन हो सकता है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, जो कि नेक्स्ट डिफेक्ट है वो है प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो डिफेक्ट है ना, बेसिकली इसमें ना दोनों हो जाते हैं, इसमें मायोपिया भी हो जाएगा प्लस हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाएगा। तो मतलब क्या है, ये होता है कोम्बो। आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि कोम्बो जो होता है वो होता है यहाँ पर प्रेस बायोपिया, जिसमें क्या ना दोनों साइटेडनेस हो जाते हैं कि पास का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता। तो बेसिकली आप इसको बोल सकते हो कि इट इज द डिफेक्ट ऑफ अ विजन इन ओल्ड peoples in which they are not able to see the nearby object and far object। जी ये बेसिकली ये भी ओल्ड एज पीपल्स में देखने को मिलता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 70 प्लस या फिर 80 प्लस होते हैं, उन्हीं में देखने को मिलता है कि पास का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता है। और ये डिफेक्ट क्यों होता है, ये डिफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि वीकिंग ऑफ स्लेरी मसल्स की वजह से भी हो सकता है कि स्लेरी मसल्स जो हैं वो वीक हो गई हूँ। और सेकेंड रीजन ये भी हो सकता है कि डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, और जो आई लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ही डिक्रीज हो गई हो, क्योंकि एट द एज ऑफ आप अगर 70 से 80 जाएंगे तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा कि आपकी जो मसल्स हैं वो थोड़ी वीक हो जाएंगी, जैसे कि रिजिड सी हो जाती है, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है टाइम के साथ में। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब देखो ये प्रिज्म के थ्रू कैसे होता है रिफ्रैक्शन। अब बेसिकली यहां पर क्या होता है कि आपको ये डायग्राम 100% आने वाला है, एग्जाम के अंदर आएगा भैया ये डायग्राम।
तो ये डायग्राम में है क्या, बेसिकली यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर इसमें ना ये एक तरीके का 3 साइडेड मतलब ऐसे एक मिरर होता है ना ऐसे वाला, तो ये क्या होता है कि ऐसे 3 मिरर लगा देते हैं, फिर इसके बाद में किसी भी एक फेस से इसमें लाइट भेजते। तो होता क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्ट होती है और फिर उसके बाद में वो अपने पाथ को थोड़ा चेंज कर देती है। तो वैसे ही इसमें होता है, सबसे पहले जो इंसिडेंट रे है ये इसके ऊपर आती है और जैसे ये इससे टकराती है ग्लास से, तो ये क्या होता है कि थोड़ा ऐसे इधर बेंड हो जाती है। फिर इसके बाद में अगली बार जब अगले ग्लास से जाएगी तो यहाँ पर जैसे कि ये तो क्या है, ये तो है रेयरर मीडियम, बाहर रेयरर का मतलब होता है कि दूर दूर है मॉलिक्यूल्स, और ये कांच के अंदर है तो मतलब क्या है, ये है एक डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या होगी, बैंड होगी। फिर इसके बाद में डेंसर से वापस से रेयरर के अंदर जाएगी तो ये क्या होगी कि नॉर्मल है उससे थोड़ी दूर जाएगी। तो ये यहाँ पर बेसिकली 3 रेज बन जाती है। सबसे पहली रे होती है इंसिडेंट, फिर उसके बाद में एक बार मैं अच्छे से दिखा देता हूं मार्क करके। सबसे पहली रे होती है इंसिडेंट, दूसरी रे होती है यहाँ पर रिफ्रैक्टेड, और तीसरी रे जो होती है वो होती है इमर्जेंट रे। ठीक है, ये तीनों रेज होते हैं। तो सबसे पहला रिफ्रैक्शन जब होता है तो वहां पर रिफ्रैक्टेड रे बनती है और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा वो रहेगा आई और इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा वो रहेगा आर। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास में, जब ये आगे इंक्रीज होगी ये रे तो आगे वापस से रिफ्रैक्ट होकर के निकलती है, तो ये इस रे को नाम दे दिया जाता है इमर्जेंट रे। और अगर आप इस रे को थोड़ा पीछे एक्सटेंड करते हो, आप इसको ऐसे थोड़ा पीछे 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 कर देते हो, तो यहाँ पर जो इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बनेगा, मेरी तो लाइन भी अच्छी नहीं बन रही, तो ये इस तरीके से जो लाइन है इसके बीच में ये जो D है ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, और यहाँ पर A होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। याद रखना कि एंगल ऑफ प्रिज्म होता है यहाँ पे और एंगल ऑफ डेविएशन होता है यहाँ पे। और एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन शायद मैंने यहाँ पर लिख दी होगी, हाँ ये रही, द इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को ही एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर अगली जो बात आती है वो आती है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। अब देखो इसमें होता क्या है कि एक ग्लास प्रिज्म के ऊपर लाइट डाली जाती है। जैसे व्हाइट लाइट डालते हैं ना, तो व्हाइट लाइट है ना इज इन द कॉम्बिनेशन, बेसिकली ये जो लाइट है ये पूरा कॉम्बिनेशन होती है। व्हाइट लाइट आप देख रहे हो इसके अंदर सभी कलर मिल जाएंगे, वॉयलेंट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सब कुछ इसमें कॉम्बिनेशन होता है, तो वही होती है व्हाइट लाइट। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे व्हाइट लाइट जाती है ना तो प्रिज्म एक काम करता है, प्रिज्म की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसको है ना 7 कलर के अंदर स्प्लिट कर देता है, मतलब आप भी बोल सकते हो कि इनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो यही यहाँ पर हम बात करेंगे अब इसके बारे में कैसे होता है। तो ये बेसिकली सबसे पहली लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि द प्रिज्म स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू द 7 बैंड ऑफ कलर, 7 बैंड में इसको कन्वर्ट कर देता है, जिसमें कि पहला होता है इंडिगो, फिर वॉयलेंट, फिर इसके बाद में ब्लू, फिर ग्रीन, और फिर येलो, फिर ऑरेंज, और फिर उसके बाद में रेड। और इसको आप याद रख सकते हो विबग्योर। बहुत ही सिंपल है, मेरे साथ में रिपीट करो, विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर। आई होप कि आपको ये बात याद हो गई होगी। अगर अभी तक देख रहे हो ना तो यार यस लिख दो, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यस किस लिए लिखा है, पता तो लगे कि आपने यहां तक लिखा है और अभी तक मजा आना चाहिए यार, ये कोई बात नहीं होती, आपको मजा आना। अब इसके बाद में जो ये होता है, ये जो 7 बैंड होते हैं इनको कहा जाता है स्पेक्ट्रम। याद रखना एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ मेनी कलर्स आर इन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे भैया दिन तो बताया नहीं। तो 7 बैंड होते हैं इसमें। देन फिर इसके बाद में आप आते हैं कि द स्प्लिटिंग ऑफ अ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन, मतलब कि टूटना। एक व्हाइट लाइट जो है उसका अपने 7 कलर के अंदर टूटना, उसको कहते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, इसको थोड़ा दुख वाला डिस्पर्जन, मतलब आप वो डिस्प्रेशन से भी याद रख सकते हो। डिस्प्रेशन, मैंने कहीं पर एक मीम वगैरह देखा था जिसमें कि डिस्प्रेशन हो जाता है उसको, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, डिस्प्रेशन। हाँ तो ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा याद रखने वाला पॉइंट है, वो ये है कि द रेड लाइट बैंड द लीस्ट वाइल द वॉयलेंट इज इन द मोस्ट। तो यहाँ पर ये जो हमारा विबग्योर है इसमें जो रेड है ना ये बहुत ही, मतलब आपने देखा कि जो रेड होता है, रेड का मतलब खतरा होता है, तो आप इससे समझ सकते हो कि रेड बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो इसको है ना बहुत कम बैंड करता है, क्योंकि इसको ज्यादा बैंड कर देंगे इसका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन वहीं पर वॉयलेंट जो है वो वॉयलेंट बहुत ही सीधा साधा है, तो इसको ज्यादा बैंड कर देता है। ये लॉजिक है, इसको लॉजिक समझ के रट लो बस।
देन फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है वो आता है यहाँ पर कि व्हेन टू आइडेंटिकल जो प्रिज्म होते हैं उनको एक साथ रख देते हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो हमारी व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट जो है इसको हमने 7 कलर में कर दिया, तो अब ये जो 7 कलर है आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया 7 कलर है, इनको 7 कलर में और कर दो तो हमारे पास में कितने कलर हो जाएंगे, 14 कलर हो जाएंगे या फिर 49 कलर होंगे। जल्दी बताओ कि हमारे पास में 14 कलर होंगे या फिर 49 कलर होंगे अगर एक व्हाइट लाइट 7 में हो रही है। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कि एक जो हमारी व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में स्प्लिट होती है, अगर वो 7 कलर भी 7 में होंगे तो हमारे पास में 14 होंगे या फिर 49 होंगे। अब इसमें गलती मत कर देना, अगर गलती कर रहे हो तो मैथ्स वीक और मैथ्स भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो बेसिकली इसको सब्सक्राइब कर लेना है। हाँ तो देखो ऐसा होता नहीं है, ये ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ व्हाइट के पास में और ये इन सब के पास में प्रॉपर्टी नहीं है। इसीलिए याद रखना कि अगर दो आइडेंटिकल प्रिज्म रख देते हैं एक इन्वर्टेड पोजीशन के अंदर, जैसे कि एक इस तरीके से दूसरा इस तरीके से है, तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ये यहाँ से व्हाइट आई थी फिर वापस से बाहर भी व्हाइट ही निकल जाती है, उल्टा फिनोमिनन वापस से लग जाता है। क्योंकि ये उल्टा रख दिया ना तो ये क्या करेगा, जो उल्टा आदमी है वो सीधे काम करता है, जो सीधा आदमी है वो उल्टा काम करता है। तो बेसिकली यही होता है। ऑल द कलर्स of the spectrum to pass through the second prism, a beam of white light emerging from the other side of the second prism। आपको तो सिंपल सी बात याद रखने की यार, पहली गई थी वो 7 कलर में स्प्लिट हुई, फिर इसके बाद में वापस से डिस्पर्जन हुआ तो व्हाइट कलर में वापस से इमर्जेंट हो गई है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में अगला जो आता है पॉइंट वो है रेनबो। अब देखो यार रेनबो जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। अब बेसिकली रेनबो है ना एक बहुत ही अच्छा नेचुरल फिनोमिनन होता क्या है कि जो सन है हमारे पास में सन से ही तो आती लाइट। अब पता नहीं कि कोई किसी और गोले पर रहता हो वहां से देख रहा हो तो हेलो हाय। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, सनलाइट क्या है, ये होती है व्हाइट कलर की, ठीक है। अभी हम जो पढ़ के आए वो आए डिस्प्रेशन, ठीक है, डिस्प्रेशन पढ़ के आए। तो डिस्प्रेशन में क्या होता है कि व्हाइट जो होता है उसको 7 कलर में कर देते हैं, तो सनलाइट भी व्हाइट होती है। तो जब ये आती है ना हमारे इन्वायरमेंट के अंदर छोटे छोटे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो छोटी छोटी होती है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट में रहती है। फिर जैसे ही इसके पास में आता है ना तो ये ना अपने आप को प्रिज्म बताने लग जाता है, क्योंकि सनलाइट तो हमारी धरती पर है ही नहीं, ये बाहर से आ रही है, तो इसको बताते कि हम क्या है, हम है प्रिज्म। तो इसको प्रिज्म बता करके इसका डिस्पर्जन करवा देते 7 कलर्स में, और जब डिस्पर्जन हो जाता है तो हमें लगता है कि रेनबो फॉर्म हो गया है। तो यही फिनोमिनन होता है, इसको याद रखो कि सनलाइट आती है बाहर से, क्योंकि ये दूसरे सन से आ रही है, हमारी अर्थ पे रहती नहीं है, तो इसको वाटर ड्रॉप्स बेवकूफ बना करके डिस्पर्जन करवा देती हैं इसका। लेकिन अगर नॉर्मली जब वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होती तो बेसिकली हमें पूरा पूरा जो दिखता है वो दिखता है ब्लू कलर का। वो भी देखेंगे कि वो क्यों दिखता है, लेकिन पहले तो इसको समझो। बेसिकली यहाँ पर अ रेनबो, याद रखना कि अ रेनबो इज एन द नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। एक नेचुरल फिनोमिनन होता है, अब इसको घर पे बैठ के नहीं बना सकता। आज बोलोगे कि भैया हमारा मन कर रहा है कि हम रेनबो बना ले, तो देखो ना तो आपके बस की बात ना मेरे बस की बात, ये तो नेचुरल है। एंड इट कॉज बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये इनकी वजह से ही होता है। आपने देखा होगा रात में जो तारे हैं कभी ब्राइट होते हैं, फिर उसके बाद में थोड़े हल्के हो जाते हैं, फिर हल्के, फिर धीमे, फिर हल्के, फिर धीमे। तो ये जो ट्विंकलिंग है वो क्यों होती है, इसको अगर मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो वो इसलिए होती है क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है उनकी लाइट का, इसीलिए हमें दिखता है। अब होता क्या है कि जैसे कि वो लाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा दूर से आती है, करीब करीब इतनी ज़्यादा लाइट ईयर्स दूर से आती है कि वो जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उसके साथ में कंटिन्यू रिफ्रैक्शन होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, फिर उसके बाद में वो हमारी आईज में आती है। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही वो इतना जो लंबा टाइम है उसको ट्रैवल करके जब वो आ रही है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करके जब वो आ रही है, तो उसमें क्या होता है कि उसके जो लाइट है उसको ऐसा अपीयर होने लग जाता है हमें थोड़े टाइम बाद में कि वो ऐसे रिफ्लेक्शन बहुत ही ऐसे ऐसे आती है लाइट, ये हमारी आईज है इसके अंदर आती है, फिर एक दूसरी लाइट भी ऐसी आती है। तो क्या होता है कि ऐसे हमें लगता है कि ये जो लाइट है ये एक तरीके से ट्विंकल कर रहा है वो। अब देखो इसकी जो पूरी थ्योरेटिकल वो ये है कि द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज अ रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेस द अर्थ। अर्थ पर आने से पहले वो रिफ्रैक्शन में कंटिन्यू जाती रहती है एंड द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन मीडियम ऑफ अ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती ही जाती है।
Since the atmosphere bend the starlight towards the normal, the apparent position of the star is slightly different from the actual position. अब कंटिन्यूसली अगर उसके अंदर आप लोग रिफ्रैक्शन करते जाओगे तो उसकी जो लाइट है, मतलब एक तरीके से उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। उसकी अपेरेंट पोजीशन कुछ और होती है जबकि उसकी एक्चुअल पोजीशन कुछ और होती है। इसका मतलब ये है कि वो है कहीं पर और हमें दिखाई कहीं पर और देता है। अब इसके बाद में एक जो फेमस क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वाई डोंट प्लांट्स ट्विंकल। तो अब जैसे कि आपको बोलना चाहिए कि भैया आपने तो कह दिया कि ऐसा होता है, तो अब आप ये बता दो कि जो प्लैनेट्स हैं, मतलब मैंने अगर प्लांट्स बोल दिया, सॉरी, प्लैनेट्स जो हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते। अब देखो उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एज थस दिस आर सीन एज द एक्सटेंट सोर्सेज। अब देखो होता क्या है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो ज़्यादा दूर नहीं होते, जैसे कि करीब करीब 30 से 40 हजार किलोमीटर दूर होते हैं, ऐसा डिस्टेंस कुछ रहता है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, अगर मैं गलत हूं तो कोई बात नहीं, आप गूगल कर लेना, ठीक है। अब इतनी डिस्टेंस तो प्लैनेट्स के कि 30 से 40 हजार किलोमीटर इनकी डिस्टेंस है, लेकिन जो वो स्टार है, स्टार की डिस्टेंस पता है कितनी होती है? उनकी होती है 30 से 40,000 लाइट ईयर्स। मतलब एक तरीके से इतनी लाइट ईयर्स दूर होते हैं, ये तो किलोमीटर्स में, लेकिन ये लाइट ईयर्स में दूर है। इसका मतलब ये होता है, एक लाइट ईयर का मतलब पता है क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जो लाइट है उसको ट्रेवल करने के लिए 1 साल लग जाएगी, इतनी दूर की डिस्टेंस को 1 साल लग जाती है। अब लाइट की जो स्पीड है वो बता दो आपको 3 लाख किलोमीटर होती है पर आवर, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर आवर नहीं, 3 लाख किलोमीटर, एक बार मैं सही ढंग से लिख देता हूं, पर सेकंड, इतनी स्पीड से चलती है, उसको 1 साल लग जाता है। लेकिन प्लैनेट्स तो बहुत पास में, तो इसीलिए क्या होता है कि एज इफ वी कंसिडर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज, अगर हम मान ले कि वो जो है छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे कि इतने इतने पार्टिकल्स अगर हैं, तो उसका एक कलेक्शन है पूरा प्लैनेट। एंड सोर्सेज ऑफ अ लाइट, अ टोटल variation in the amount of light entering Earth's eye from all of the individuals point sides or sources will be average out to be 0। आप ये मानो कि इतने जो पॉइंट्स है, जैसे कि एक पॉइंट से ये आईज है आपकी, ठीक है, एक पॉइंट से यहाँ पर आ रही है, फिर एक पॉइंट से यहाँ पर आ रही है, ऐसे बहुत 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 सारे पॉइंट्स है आपके पास में, लाइट आई जा रही, इतने सारे पॉइंट्स है जो कि आपको पता ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो ओवरऑल सोर्स आएगा वो हो जाएगा 0, इसीलिए ही जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक और जो फिनोमिनन है वो ये होता है कि एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के ऊपर जब हम सन को देखते हैं उससे पहले ही 2 मिनट पहले ही सन निकल चुका होता है। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इसका एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। उस डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है कि जो रेज हैं वो जैसी आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर क्या करता है कि उनको रिफ्रैक्शन करता रहता है। तो वो क्या होता है कि स्टार्टिंग में वो इस तरीके से, अगर जैसे कि मानो कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये यहाँ पर सन है, तो सन तो हो गया, लेकिन जब सन यहाँ पर आता है तो ही हमें दिखता है, क्योंकि यहाँ से जब ये आता है तो ये रिफ्रैक्शन होकर के इस तरीके से नीचे चला जाता है, हमें दिखता नहीं, लेकिन जब यहाँ पर आएगा तो हमें ये विजिबल होता है। ये तो होगी प्रैक्टिकल नॉलेज। अब इसकी थ्योरी क्या है? इसकी थ्योरी ये है कि सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये सब काम होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से समझ में आए तो ये कर देना, ठीक है, ये कर दिया है तो ये कर देना, और अगर ये भी कर दिया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप लोग को तो सब्सक्राइब करने के लिए बार बार बोलूंगा नहीं, पर कर लेना, ठीक है। और मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।